अपन लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसके अंदर अपने को कुछ ऐसी इनकम जो दूसरे हेड्स में नहीं आती है, वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है। जिसका कोई घर नहीं होता उसको समझ लेना, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम नहीं आएगी, जो सैलरी में नहीं आती, जो पीजीबीपी में नहीं आएगी, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, जो कैपिटल गेन में नहीं आएगी, तो वो अदर सोर्सेज में आएगी। ठीक है। सो यदि यहाँ से कोई इस हेड से कोई यदि आप इनकम हटा रहे हो कि भाई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगी, तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे घर में जाएगी, या तो वो सैलरी में जाएगी या हाउस प्रॉपर्टी में या पीजीबीपी में। तो यहाँ पर इंक्लूड करना है या नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए, पुराने रूल्स। यहाँ पर एक्सक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये भी आपको पुराने रूल्स पता होना चाहिए, तो ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कर पाएंगे। सो कौन कौन सी इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जिनकी टैक्सेबिलिटी बनती है? सो डिविडेंड रिसीव, किसी भी कंपनी से डिविडेंड यदि रिसीव्ड होता है, म्यूचुअल फंड से डिविडेंड रिसीव्ड होता है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड होता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी से डिविडेंड रिसीव्ड होता है, टैक्सेबल होता है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बस जिनके सामने टैक्स फ्री गवर्नमेंट नहीं लिखा हो, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर कोई भी हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का नहीं मानेंगे। बट इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट जो सिक्योरिटीज पर मिलता है वो टैक्सेबल होता है, वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। यदि वो दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर बिलोंगिंग टू द असेसी एंड लेट ऑन हायर, आपने कोई मशीनरी, कोई प्लांट और कोई फर्नीचर, जैसे अपन घर को किराए पर देते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी पर जाता है। मशीनरी प्लांट और फर्नीचर इन जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को यदि अपन लोग यदि किराए पर देते हैं तो उसका जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। हायरिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विथ मशीनरी, अब आपने ऐसी बिल्डिंग किराए पर दे दी जहां पर मशीनरी उससे जुड़ी हुई है, मशीनरी जो है वो उससे अटैच्ड है, उसको हम डिटैच नहीं कर सकते। सो यदि वो डिटैचेबल नहीं है, अटैचेबल मशीन है, यदि उसको आप निकालोगे तो हो सकता है मशीन का लॉस हो जाए, तो आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी, साथ में मशीन भी किराए पे चली गई। तो यदि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं गया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। फीस कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा यदि एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के अलावा यदि एम्प्लॉय को कोई और पेमेंट करता है विद रिगार्ड्स टू फीस, कमीशन और बोनस और कोई भी चीज जो एम्प्लॉयर के अलावा मिल रही है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट जो टैक्सेबल होता है, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग का मतलब होता है जैसे मैंने कोई जगह किराए पर ली, मान लीजिए मैंने कोचिंग चलाने के लिए जगह किराए पर ली, और मैंने उस जगह कोचिंग चलाई। कोचिंग चलाने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक मेरी कोचिंग अच्छी चली, उसके बाद मैंने किराए की जो चीज थी, किराए की जो जगह थी, उसको मैंने किसी दूसरे को किराए पर दे दिया। तो मैंने खुद ने किराए पर ली थी और मैंने किराए की चीज को किराए पर दे दिया, तो उसको सब लेटिंग बोला जाता है। आपने किराए पे लिया उसको लेटिंग बोलते हैं, आपने आगे बढ़ा दी उसको सब लेटिंग। सो आपको जो रेंट मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, और जितना आपने रेंट दिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, वो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को दी, बी ने सी को दी। ए ने बी को दी 1 लाख रुपए के रेंट पर, बी ने सी को दी 1,25,000 रुपए के रेंट पर। तो बी के लिए कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? ए ने बी को दी, बी ने सी को दी। सो ए ने जब बी को दी तो 1 लाख रुपए का पेमेंट बी ए को दे रहा होगा। बी ने जब सी को दी तो सी ने बी को पेमेंट 1,25,000 का पेमेंट करा। तो रेंट नेट रेंट बी को कितना मिला? 25,000 रुपए का रेंट नेट है। 1,25,000 माइनस जो रेंट पेड करा वो माइनस हो जाएगा। फिर क्या आता है? रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू एनी बिल्डिंग, मतलब सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चरल कोई, मान लीजिए कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड है वो जो खाली पड़ा है, प्लॉट ऑफ लैंड है खाली पड़ा है, आपने उसको किसी मैरिज वाले को किराए पे दिया। आप बोलो कि भैया आप इस पे मैरिज सेरेमनी करा सकते हो, बर्थडे इवेंट्स वगैरह करा सकते हो, पार्टीज वगैरह सेलिब्रेट करा सकते हो।
अब आपने वो पर्टिकुलर जो लैंड थी, प्लॉट ऑफ लैंड थी, जिसका किसी भी बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं था, खाली प्लॉट है, सो हम उसका जो रेंट है वो यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम यदि इंडिया के बाहर से हुई है तो हम उसको फॉरेन इनकम मान के टैक्सेबल करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम यदि इंडिया से होती है तो हम उसको टैक्स फ्री करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम यदि इंडिया से होती है तो टैक्स फ्री होती है, फॉरेन से होगी तो टैक्सेबल होगी। रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग जर्नल आर्टिकल्स इन जर्नल्स। न्यूज़पेपर में देखा होगा एक एडिटोरियल पेज आता है, ठीक है, और सब लोग अपने अपने ओपिनियंस वगैरह रखते हैं, कुछ आर्टिकल्स वगैरह देते हैं, तो जो आर्टिकल वगैरह लिखने के ना आपको कुछ अमाउंट वगैरह मिलता है, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो टैक्सेबल होगा यहाँ पर। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, ऐसे सोर्सेस जो आप बताना नहीं चाहते कि कहाँ से आया, पैसा कहाँ से जनरेट हुआ नहीं पता, तो अनडिस्क्लोज सोर्सेस है, उसकी इनकम यहाँ पर आएगी। सिर्फ 2 लोगों की सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी अदर सोर्सेस में आती है, बाकी किसी की सैलरी यहाँ पर नहीं आएगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आती, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। फैमिली पेंशन, 2 टाइप की पेंशन होती है, एक होती है पेंशन और एक होती है फैमिली पेंशन। पेंशन यदि सिंपल वर्ड है तो मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेंशन देता है ऑन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। और उसके लिए हमको रूल देखने पड़ते हैं, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। बट मान लीजिए कि उस एम्प्लॉय के एक्सपायर होने के बाद, एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद क्या पेंशन आना बंद हो जाएगी? तो नहीं होती है। पेंशन किसको मिलेगी? उसके लीगल हायर या फैमिली मेंबर्स। फैमिली को जब पेंशन मिलती है तो हम उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। अब फैमिली की पेंशन जो है, जो एम्प्लॉय को नहीं मिल रही थी, अब फैमिली को मिल रही है, तो फैमिली और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए ये वाली जो पेंशन है जो फैमिली को मिल रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगी, पर कहाँ जाएगी? तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी। तो कितनी जाएगी? तो जितनी फैमिली पेंशन मिली, मान लीजिए 1 लाख रुपीज की फैमिली पेंशन मिली, उस 1 लाख रुपीज की फैमिली पेंशन का आप 1 लाख नहीं 90,000 ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो 90,000 रुपीज पेंशन मिली, 90,000 का 1/3 निकाल, सो 90,000 का 1/3 आएगा 30,000 रुपीज। उस 30,000 को हम 15,000 से कंपेयर करेंगे, 30,000 को 15,000 से कंपेयर करेंगे। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है? दोनों में से छोटा है 15,000। तो 15,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी 90,000 में से, तो डिफरेंस अमाउंट 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग वंस कि 90,000 की फैमिली पेंशन आई पूरे साल भर, 90,000 में से आपने 1/3 निकाला तो 30,000 आए, उस 30,000 को 15,000 से कंपेयर करा, 30,000 और 15,000 दोनों में से छोटा कौन? 15,000। सो 90,000 की जो फैमिली पेंशन थी उसमें से 15,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब एक ऐसी इनकम होती है जो विंडफॉल गेन की तरह है ना, आज आप गरीब हो, कल एकदम तुरंत बहुत करोड़पति होते, तो ये कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब हो गया एक ऐसी इनकम है जो आपको हर समय नहीं होगी, ये कैजुअली कभी भी हो सकती है, ओकेजनल। कैसे कैसे हो सकती है भाई? लॉटरी से हो गई, क्रॉसवर्ड पजल से हो गई, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इनसे आपको पैसा, जब इनसे आपको पैसा मिलेगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली का मतलब पूरा टैक्सेबल है, इनके ऊपर किसी भी टाइप के डिडक्शन अलाउड नहीं है, किसी भी टाइप के डिडक्शन अलाउड नहीं है, किसी भी टाइप के खर्चे अलाउड नहीं है, यदि आपने इन इस टाइप की इनकम अर्न करी है तो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, हु आर कॉल्ड कीमैन। कीमैन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय है, जैसे अब आपके यहाँ पर कोई एक ऐसे फैकल्टी मान लो कि जो नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं होगा, कॉलेज का काम ही नहीं होगा, कॉलेज का रेवेन्यू गिर जाएगा और कॉलेज को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो फैकल्टी नहीं रहती है या चली जाती छोड़, तो कंपनी को लॉस। अब कंपनी को यदि लॉस होगा तो कंपनी उस लॉस का बियर किससे करवाएगी?
तो कंपनी को लॉस क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कंपनी को छोड़कर जा रहा है जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, यार कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करवा रहा था, कंपनी को ग्रोथ दिलवा रहा था। तो कंपनी क्या करती है, उसका इंश्योरेंस करा देती है। पहले तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे की मैन। की मैन मतलब इंपॉर्टेंट मैन, उसको सुपरमैन मान। अब सुपरमैन का आपने क्या करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया कि कल को यदि ये सुपरमैन यदि लड़ जाए, गिर जाए, मर जाए, कुछ ऐसा हो, तो उसका जो लॉस है, उसको वो जो जा रहा है उससे जाने वाले होने के वाले से जो लॉस है, उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? तो वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो हम उसका इंश्योरेंस करा देते हैं, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब की मैन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कंपनी को मिलेगा। वो कंपनी को मिल रहा होगा या जिस भी पर्सन को मिलेगा, वो उसके लिए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सुकन्या समृद्धि योजना ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। अब अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है गिफ्ट। सबसे पहला, गिफ्ट का मतलब है गिफ्ट किस तरीके से आपको मिल रहा है। पहला पॉइंट, मनी के फॉर्म में गिफ्ट मिल रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिल रहा है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में। यदि मनी के फॉर्म में मिल रहा है, द होल अमाउंट इफ द सेम एक्सीड्स ₹50,000, 50,000 रुपए से अमाउंट यदि ज्यादा है तो मनी जो है, गिफ्ट जो है, वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। यदि 51,000 का भी यदि आपको मिला होगा तो पूरा का पूरा गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, इससे मूवेबल। पहले अगर 50,000 से कम होगा तो फिर वो एग्जाम हो जाएगा। हाँ, 50,000 से कम होगा तो एग्जाम्प्ट, पचास तो हजार से एग्जाम ज्यादा हो होगा जाएगा, ठीक है। तो टैक्सेबल। अगला पॉइंट है, विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स ₹50,000। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, फेयर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं, उस पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं, तो उसकी यदि फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू, यदि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यदि 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, कोई एक ऐसी एसेट है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 65,000 है, अब उसको हमने 50,000 से कंपेयर करा तो हमको समझ में आ गया कि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो हम पूरा 65,000 उसका टैक्सेबल कर। पर मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 45,000 है और हमने 50,000 से कंपेयर करा, तो 45,000 हमारा कम है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है जो कि 50,000 से कम, तो हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये विदाउट कंसिडरेशन करो। विद कंसिडरेशन कुछ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट का मतलब होता है कंसिडरेशन तो मिला पर कम मिला। 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिले सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और यदि आपको कम मिल रहा है तो हम उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बोलते हैं। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, पहले तो आप फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे और उसका कंसिडरेशन निकालोगे। यदि आपका फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए आया, फेयर मार्केट वैल्यू आ गई 1 लाख और कंसिडरेशन आया 45,000, सो 1 लाख रुपए में से पहले 45,000 आप माइनस, सो 1 लाख रुपए में से 45,000 माइनस करा तो अमाउंट कितना आया, 55,000। यदि डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम पूरा 55,000 रुपए टैक्सेबल करते हैं। समझ में आ गया बात? 1 लाख रुपए मान लीजिए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, मतलब आपको पता था कि इसके 1 लाख रुपए देना है, पर आपने 1 लाख में से दिए कितने, 45,000 ही दिए। देना और कितना, अब उस 45,000 को देने के बाद अब आप बचा हुआ जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करेंगे 50,000 से, क्या वो 50,000 से ज्यादा है कि कम है, तो 55,000 50,000 से ज्यादा है, तो हम पूरा 55,000 टैक्सेबल करते हैं। अब इसका दूसरा लॉजिक समझो, 1 लाख रुपए में से मान लीजिए कंसिडरेशन आया 50,000, नहीं 55,000, 1 लाख रुपए में से कंसिडरेशन आया 55,000, 1 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन आया मात्र 55,000, 55,000। तो अब आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए में से 55,000 रुपए माइनस करो, डिफरेंस कितना आया, 45,000। अब उस 45,000 को 50,000 से कंपेयर, तो क्या हमारा जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो नहीं है, तो नहीं है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, तो हम उसको कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे।
ठीक है, आगे का पॉइंट, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या देखेंगे, सबसे पहला विदाउट कंसिडरेशन। हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, और मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन लोग फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी में अपन फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, 50,000 से ज्यादा है कि 50,000 से कम है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपन लोग कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई लैंड है, अब वो और इमूवेबल, हाँ सर सर एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं, मैं क्लास में लेट हो गया, और मैं कर भी मुझे ढंग से, क्योंकि मेरे घर के पास में तो ये बहुत चल रहा है प्रोग्राम, तो मैं ढंग से कर भी नहीं पाऊंगी। क्या नहीं कर अरे पाओगे? मुझे आधे में कुछ समझ आ नहीं रहा है, मैं ढंग से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ सर। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। इसलिए आप प्लीज रिकॉर्ड करके मुझे हाँ सर, और अभी भी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में कुछ बहुत प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके भेज, ओके सर, आज टेस्ट के मार्क्स बता दिए। कितने आए? 8। 8 आए? हाँ, वो जो दो आपने गलती बोली थी ना, वही दोनों क्वेश्चन में गलती है, जिसमें एक में 1 लाख को माइनस नहीं करके आई, और हाँ, एक वो ना बॉन्ड्स वाला गलत हुआ, बाकी सारे सही हुए। चलो अच्छी बात है। तो फाइनल कितने होगा टोटल मार्क्स? अभी सर 25 हो गया। कभी और कुछ बाकी है क्या इसमें? सर वो ना, सर बोल रहे कि जिसके भी है ना 25 या 25 से कम है, तो उसको वो कुछ है ना असाइनमेंट देख के ना कवर करने का कर रहे हैं। अच्छा, बोला मेरे को सिर्फ 30, हाँ मेरे को 30 करने के लिए 5 मार्क्स और चाहिए, तो हो सकता है कि सर कुछ असाइनमेंट वगैरह दे देंगे तो उससे 4-5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको अच्छे मार्क्स आ गए, वेल डन। तो सर मैं फिर लीव कर दूं, फिर मैं अच्छे से कल ही स्टार्टिंग से ही पढ़ लूंगी खुद से, मतलब ये वीडियो ठीक है, से। ठीक 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 ठीक। ओके। चलिए, इसमें आप अवेलेबल है? हाँ सर, मेरे को समझ आ रहा है। इसमें आपका टोटल कितना हो गया क्या? टैक्स का? खुद से? टैक्स का टोटल कितना हो गया? टोटल मार्क्स? हाँ, सर मैं सर मेरे तो 23 हो रहा है अभी। कम हो रहे हैं? हाँ, कम हो रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। ठीक है, शैल आई कंटिन्यू? यस सर। हाँ, अब मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कंसिडरेशन मिला पर वो कम मिला, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, मान लो अब कंसिडरेशन कम आया। सो अब आपको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, if such difference is more than the higher of 50,000 and the 5% of the consideration। पहली चीज, कंसिडरेशन का 5% या कंसिडरेशन का 5, पहले हम क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल में अपन समझ रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी 1 लाख, 1 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उस 1 लाख को अपन लोग कंपेयर करेंगे कंसिडरेशन से। मान लीजिए कंसिडरेशन है ओनली 20,000। अब रूल क्या बोलता है, रूल है कि भाई डिफरेंस इज मोर देन हायर ऑफ 50,000, क्या डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है क्या? सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80,000, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस 80,000 है, जो कि 50,000 से ज्यादा है। दूसरा, आप ये चेक करो कि क्या जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसका 5% कितना होता है, तो उसका 5% होता है
5,000, तो मतलब ये ज्यादा है। कंसिडरेशन कंसिडरेशन के कंसिडरेशन का वैल्यू 5, से इसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ। हाँ तो ज्यादा, कंसिडरेशन का 5% निकालना था, मैंने उसका निकाल दिया। सो हम कंसिडरेशन का 5% निकाल, अमाउंटिंग आया, अमाउंट आया 1,000 रुपये, मतलब ये ज्यादा है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिफरेंस कितना? तो 1,00,000 रुपए और 20,000, दोनों का डिफरेंस है 80,000, तो 80,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। और ये कितना टैक्सेबल होगा? जो यहाँ पर लिखा होगा वो जो डिफरेंस आएगा 80,000, वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर वो तभी टैक्सेबल होगा जब इस टाइम, जब जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपये से ज्यादा। डिफरेंस यदि 50,000 रुपये से ज्यादा है तो ही हम उसको टैक्सेबल करेंगे, एल्स नहीं तो नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 56, अभी अपन ने ये जो पढ़ा ना, ये सेक्शन 56। अब ये 56 एप्लीकेबल कब नहीं होगा? गिफ्ट, ये गिफ्ट यदि रिलेटिव से मिला हो, चाहे कितना भी मिला हो, टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट यदि ओकेजन ऑफ मैरिज, यदि इंडिविजुअल की मैरिज पर मिला हो, मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोल रहा हूं, मैरिज पर यदि मिला हो तो टैक्सेबल नहीं होगा। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, विल या इनहेरिटेंस में मिलता है तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये 3 केसेस है जिनमें टैक्सेबिलिटी नहीं बनती। और भी 2-4 केसेस और है जिनमें टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप उसको पढ़ लीजिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि और किन किन कौन कौन से पॉइंट्स है जिन पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, देखो कैपिटल प्रॉपर्टी हो गया। रिलेटिव, रिलेटिव से यदि आपको मिलता है तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब ब्लड रिलेशन, स्पाउस और दोनों के बीच का जो ब्लड रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं उनको हम लोग रिलेटिव बोलेंगे। रिलेटिव के अलावा मान लीजिए अब कोई से फॉर एन एग्जांपल ब्रदर, सॉरी, कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के फादर हो गए, यदि ये लोग आपको गिफ्ट देते हैं तो वो हमारा ऊपर वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा गिफ्ट का। पर यदि गिफ्ट यदि रिलेटिव से मिलता है 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैरिज पर मिलेगा तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, विल और इनहेरिटेंस में होगा तो भी टैक्सेबल नहीं। ये लिखा है, गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन ईच कैटेगरी, किसी भी केस में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है ना? किसी भी केस में, कोई भी केस, 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, टैक्सेबल है क्या? नहीं है। कैश गिफ्ट फ्रॉम सी, सी से गिफ्ट मिला, सी रिलेटिव नहीं है, 23,000, टैक्सेबल होगा? इस टैक्सेबल होगा। कैश गिफ्ट फ्रॉम डी, एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर, इज नॉट रिलेटिव। ग्रैंडफादर का एल्डर ब्रदर, ग्रैंडफादर का एल्डर ब्रदर मतलब समझ लो दूर का हो गया, तो ये टैक्सेबल होगा। कैश गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर, कैश गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर, इसका क्वेश्चन कहाँ है? इसका क्वेश्चन नहीं है क्या? मुझे लगा एक पॉइंट है, फिर इसका क्वेश्चन बना था। ये जितने भी इंटरेस्ट आप देख रहे हो 1 से लेकर 21 तक, इसमें आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। 1 से लेकर 21 तक के जितने भी इंटरेस्ट है, हालांकि आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, बट इसमें पॉइंट नंबर एक, ये पॉइंट नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एग्जेम्प्टेड अप टू 3,500। पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, पर पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यदि इंटरेस्ट आपको 3,500 रुपीज तक का मिल रहा है, और यदि आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो, सिंगल अकाउंट होल्डर का मतलब एक ही अकाउंट होल्डर है, और 3,500 रुपीज तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो टैक्स फ्री है। और 3,500 रुपीज से ज्यादा मिला तो जितना ज्यादा मिलेगा उतना टैक्सेबल। पर यदि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हुआ, मैं पॉइंट नंबर 9 पढ़ रहा हूँ ना,
यदि वो ज्वाइंट अकाउंट हुआ और ज्वाइंट अकाउंट में यदि अमाउंट 7,000 से ज्यादा है, 3,500 का जस्ट डबल, तो जैसे लोग डबल हो रहे हैं ऐसा इंटरेस्ट भी डबल हो गया। तो 7,000 रुपीज से यदि ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा यदि ज्वाइंट अकाउंट है। 3,500 रुपीज तक का टैक्स फ्री है यदि सिंगल अकाउंट है, उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल। पर मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट। उसके नीचे देखोगे तो लिखा है पोस्ट ऑफिस में क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट। तो किसी भी टाइप का टाइम डिपॉजिट यदि हम पोस्ट ऑफिस के अंदर कराते हैं क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, तो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। किसी भी टाइप का पोस्ट ऑफिस का कैश सर्टिफिकेट, मतलब 1 से लेकर 21 तक के पॉइंट्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। जिनके अंदर कंडीशन है वह मेंशन है, जैसे पॉइंट नंबर 14 है, पोस्ट ऑफिस में पब्लिक अकाउंट ओपन कराया तो 5,000 रुपए तक का टैक्स फ्री। अब आती बात क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन अपन लोग साथ में बैठ के कर लेंगे मेरे ख्याल से। फिर पहले उसको एक बार पढ़ लेने दो। क्वेश्चंस आधे घंटे के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस में आपस में डिस्कस करके ये खत्म हो जाएगा अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग से अपनी बुक में, मैंने उसमें भी भेजे हुए हैं अपने क्लास ग्रुप पर, तो आप वहां से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपन इनको कर लेंगे, फिर उनको आप खुद अपने होमवर्क लेवल पे कर सकते हैं। क्लियर ठीक है है सर, इसमें? ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, चलिए फिर अपन लोग कल पढ़ते हैं। बाय।